पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, और उसमें हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 भी हम लोगों ने बनाया था। उसी में हम लोग आगे अब एनसीईआरटी के थ्रू ही अलग अलग फंक्शंस को जानेंगे। जैसे कि हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पूछ भी रहे थे, तो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में ग्राफ, फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में ग्राफ, डोमेन, सभी चीजें जानेंगे और उसके बाद हम लोग वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का सवाल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो देखो बच्चों, y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर बट नॉट ग्रेटर देन x, नॉट ग्रेटर देन x मतलब x से छोटा, x कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, उससे छोटा हम लोग को इंटीजर्स लेने हैं और उन छोटे इंटीजर्स में, छोटा या इक्वल, उन छोटे इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा होगा उसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहेंगे। जैसे कि मान लो बच्चों हम 5.4 ले रहे हैं, तो 5.4 से कम में 5, 4, 3, 2, 1, 0 निगेटिव में नंबर, यह सभी छोटे में इंटीजर्स दिए हुए हैं। तो 5.4 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है? तो 5, यही ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, मतलब 5। मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है वह छोटा या इक्वल होता है x के, और छोटा में नियरेस्ट इंटीजर होता है, छोटा में नियरेस्ट इंटीजर होता है, मतलब छोटा में सबसे बड़ा, छोटा इंटीजर में सबसे ग्रेटेस्ट। मतलब अगर 6.2 कोई लेगा तो इसमें 6 होगा, 7.99 कोई लेगा तो 7 होगा, सिर्फ डायरेक्ट 8 कोई ले लेगा तो 8 होगा। मतलब अगर 2.3 कोई लेता है तो 2 होगा। इसका मतलब बहुत सारे बच्चे कह भी सकते हैं कि सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में तुम लोग बच्चों ध्यान दो, अभी हम लोग केवल टर्म को समझा रहे हैं कि अगर कोई भी इंटीजर वैल्यू लेना है, जैसे कि मान लो 7.1 है तो डायरेक्ट 7 हम लोग लिख देंगे, 10.2 है तो डायरेक्ट 10 हम लोग लिख देंगे। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा मशीन है जो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू फेंक रहा है। जैसे कि बाबू अगर मान लो -2.3 हुआ, इसका इंटीग्रल वैल्यू निकालना है, पॉजिटिव में इंटीग्रल वैल्यू निकालना, अब तो याद वाला बात हो गया है कि जस्ट केवल इंटीजर वैल्यू लिख देना है। अब देखो निगेटिव में थोड़ा डिफरेंस होता है, -1, -2, -3, -2.3 यहां होगा। तो अगर हम पीछे से -2 ले लेंगे, जैसे कि इस सब में ले रहे थे, तो -2 ले लेंगे तो बड़ा हो जाएगा ना, हमको छोटा इंटीजर चाहिए होता है, तो छोटा इंटीजर क्या होगा? -3 होगा। मतलब निगेटिव में वो फर्क है बाबू, समझो ध्यान से। निगेटिव मार्क हमको जो नंबर है, जो नंबर दिया हुआ है उससे जस्ट छोटा इंटीजर ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहा जाता है। जैसे कि मान लो बच्चों -4.6 दिया हुआ है तो हम -5 लिखेंगे। तो ध्यान दो बच्चों, कोई भी नंबर x है वह 2 सेक्शन में लिखा जाता है, इंटीग्रल पार्ट और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब 7.3 है तो इसको हम लोग 7 + 0.3 लिखेंगे। 7 मेरा इंटीग्रल पार्ट हो गया और 0.3 मेरा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। इन बात में एक बात और समझना है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है वह x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर होता है। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो x से हमेशा छोटा होता है या बराबर होता है, यानी कि x हमेशा बड़ा है। तो x हमेशा बड़ा है मतलब यह एक हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देता है। तो देखो बच्चों, अभी तक हम तुम लोगों को बताएं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है,
तो कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू में हम लोग जो इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं उसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स से छोटा या बराबर होता है, लेकिन जस्ट छोटा या बराबर हमको लेना है। और जो बच गया पोर्शन वही उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जो कि हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। तो हम ग्राफ दिखाते हैं तुम लोगों को कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जो बातें हम तुम लोग को बताएं, थोड़ा मन से ध्यान से इसको समझ लो। मान लो बच्चों y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का हमें ग्राफ खींचना है। तो देखो बच्चों, अगर हम x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में ले, x का जो वैल्यू है मेरा वह 0 और 1 के बीच में ले। कोई एक नंबर सोचो जो 0 और 1 के बीच में हो, जैसे 0.5, 0.6, समझ रहे हो बच्चों। तो उसमें जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर निकलेगा वह तो 0 निकलेगा, मतलब y का जो वैल्यू निकलेगा वह क्या निकला, 0। 1 से लेके 2 के बीच में अगर वैल्यू लोगे, माने 2 नहीं 1 से 2 के बीच में लोगे तो y बराबर मेरा 1 होगा। जैसे 1.6 का इंटीग्रल वैल्यू तो 1 होगा। सोचो 1.6 का इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो 1 होगा। 1.9 का इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, तो 1 होगा। 2 और 3 के बीच में अगर वैल्यू लेते हो तो y बराबर मेरा 2 होता है। 3 और 4 के बीच में मेरा वैल्यू लेते हो तो y बराबर मेरा 3 होता है। इससे हम लोग जाने, एक बच्चा बात समझो, यह x एक्सिस होता है। x एक्सिस एक्चुअली y बराबर 0 होता है। x एक्सिस जो होता है वह क्या होता है, y बराबर 0, मतलब x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है। यह लाइन y बराबर 1 होता है, यह लाइन y बराबर 2 होता है, 2 यूनिट पे, 1 यूनिट पे, 2 यूनिट पे। यह होता है y बराबर 3 यूनिट पे। यह हम तुम लोग को लाइन बताए, y बराबर 10 है तो 10 से पार होता हुआ y बराबर 10 लाइन होगा। ठीक है, अब हम उसको ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ड्रा करना है। ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। देखो बच्चों ध्यान देना, ग्राफ ड्रा करना है हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर x का। तो 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में जब x का वैल्यू होता है उस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 0 होता है। मतलब ग्राफ किसका खींचना है, y बराबर 0 का। y बराबर 0 तो x एक्सिस पे ही चलता है। 1 से 2 के लिए अगर ग्राफ खींचोगे तो 1 से 2 के लिए x का वैल्यू जब 1 से 2 होगा उस समय y का वैल्यू 1 होगा। y बराबर 1 का ग्राफ 1 यूनिट पे होता है, मतलब 1 से 2 के लिए ग्राफ 1 होगा। बच्चों ध्यान दो, 1 से 2 के लिए y बराबर 1 वैल्यू होगा। 2 से 3 के लिए y बराबर 2 वैल्यू होगा। 3 से 4 के लिए y बराबर 3 वैल्यू होगा। 4 से 5 के लिए y बराबर 4 वैल्यू होगा। इस तरह से मेरा ग्राफ बनेगा। ग्राफ देख के बच्चों तुम समझ रहे हो कि यह एक स्टेप फंक्शन ग्राफ है। देखने से ग्राफ स्टेप जैसा दिख रहा है ना, तो इसे हम स्टेप फंक्शन ग्राफ भी बोलते हैं। यहाँ पे हम एक सर्किल बनाए हैं जिसको रंगे नहीं है, इसका मतलब 3 आंसर में शामिल नहीं है। 2 से 3 के लिए ग्राफ है, 3 के लिए ग्राफ नहीं है। 3 से 4 के लिए ग्राफ है, 4 के लिए नहीं है, क्योंकि 4 पे तो 4 फिर हो जाता है ना वैल्यू। तो यह डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, ग्राफ जो है टूट भी जा रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में यह बाबू तुमको ग्राफ बताया गया। ध्यान दोगे अगर तो समझ जाओगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है बच्चों। तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का, ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का उस न्यूमेरिकल वैल्यू से जस्ट छोटा इंटीजर होता है, और उसके लिए हम यह ग्राफ बना लिए। क्लियर है बच्चों। अब हम आगे बना रहे हैं नेक्स्ट ग्राफ, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ। इसको देख लेना बच्चों, ग्राफ कैसे खींचा गया है, कैसे बनाया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट ग्राफ खींचने जा रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को y बराबर मिडिल ब्रैकेट में x हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बच्चों जानो, कोई भी नंबर इंटीग्रल पोर्शन प्लस फ्रैक्शनल पोर्शन से मिलकर बना होता है। तो फ्रैक्शनल पोर्शन जो होता है x माइनस इंटीग्रल ग्राफ होता है, यानी कि y बराबर जो fx मेरा फंक्शन है वह फ्रैक्शनल पार्ट है, और इसका वैल्यू क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब देखो बच्चों, एक ग्राफ और नॉलेज रखो तुम लोग। ग्राफ का नॉलेज हम पिछले कुछ दिनों से तुम लोग को दे रहे हैं।
इसमें बीच में हम चैप्टर्स भी बता रहे हैं। मेरा मेन मोटो यह है कि एनसीईआरटी के थ्रू तुमको आगे बढ़ना है। एनसीईआरटी में अगर कोई फंक्शन आएगा तो सिर्फ क्वेश्चन बनाना मेरा ड्यूटी नहीं है, उससे जुड़ा ग्राफ व्राफ सब हम तुमको बताते जाएंगे। तो यानी कि किताब से जुड़ा हुआ सब बात तुम जानोगे, और यही ज्ञान हम लोग को खींच के निकाल लेना है एनसीईआरटी से। y बराबर x का ग्राफ है यह बाबू, y बराबर x माइनस 1, यानी कि ग्राफ एक यूनिट गिर गया। y बराबर x आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ओरिजिन से पास होता हुआ स्ट्रेट लाइन होता है, और x माइनस 1 यूनिट गिर जाता है तो 1 से स्टार्ट हो जाता है। y बराबर x माइनस 2 होगा तो 2 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर x माइनस 3 होगा तो 3 से स्टार्ट हो जाएगा, या y बराबर x प्लस 1 होगा, ऊपर उठ जाएगा। इन ग्राफ को तुम ध्यान रखोगे, ग्राफ कैसे कैसे हम लोग खींच रहे हैं, शिफ्ट कैसे कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, x का वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होगा तो y का वैल्यू हो जाएगा x, क्योंकि इसका वैल्यू 0 होगा उस टाइम में। जब x लिखें और ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 से 1 के लिए 0 लिख दिए, 1 से 2 जब लिखेंगे हम तो y का वैल्यू लिखेंगे x माइनस 1, 2 से लेके 3 के बीच में लिखेंगे तो y का वैल्यू लिखेंगे x माइनस 2, 3 से लेके 4 के बीच में लिखेंगे तो उस समय मेरा y का वैल्यू लिखेंगे x माइनस 3। देखो बच्चों समझो, y यहां पर है क्या, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू इंटीग्रल वैल्यूज बदलते जा रहा है। देखो यह पीछे हम समझा चुके हैं तुम लोग को। तो अब हम ग्राफ खींचते हैं। यह x एक्सिस ग्राफ है बच्चों, यह y है 0 से 1। जब मेरा x का वैल्यू 0 से 1 हो रहा है उस समय मेरा फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू y बराबर x है। तो y बराबर x का ग्राफ तो ओरिजिन से पास होता हुआ इस तरह होता है। 1 को हम आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 1 पे इक्वालिटी नहीं ना लगा हुआ है, तो नहीं इंक्लूड करने के लिए हम सर्किल बना देते हैं, वहां यह रिप्रेजेंट करता है कि 1 हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। 1 से 2 के लिए x माइनस 1 है तो x माइनस 1 इस तरह से। देखो x माइनस 1 के लिए ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ था, 1 से। जब 2 से 3 के लिए लोगे तो यह ग्राफ लोगे, जब 3 से 4 के लिए लोगे तो यह ग्राफ लोगे, 4 से 5 के लिए लोगे तो यह ग्राफ लोगे। तो देखो बच्चों, यह ग्राफ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है यह, जिसमें तुम देख रहे हो कि यह निगेटिव नहीं हो रहा है, जिसके बारे में तुम पीछे पढ़ चुके थे। यह निगेटिव ग्राफ नहीं होगा, इसके बारे में तुम लोग पीछे पढ़ चुके थे। और दूसरा बात यह है कि इसका वैल्यू अधिक से अधिक 1 तक हो सकता है, मतलब इसका रेंज जो अगर कोई पूछेगा तुम्हें तो बोलोगे 0 तो हो ही जाता है, लेकिन अधिक से अधिक 1 पे ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल के बारे में हम पीछे बता चुके हैं तुम लोग को कि 1 को आंसर में शामिल नहीं करना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होता है। तो इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों का ग्राफ हम तुम लोग को डिटेल बता दिए हैं। ठीक है बच्चों, अब हम फिर से ये दोनों ग्राफ तुम लोग डिटेल समझ लेना, इसको रिपीट कर लेना वीडियो को अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा। अब हम तुम लोग को बताने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हम लोग 1 मेनी 1 वगैरह ये सब पढ़ रहे थे। तो एक्सरसाइज 1.2 में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 मेरा है FR2R, मतलब रियल टू रियल। मतलब रियल टू रियल का मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन है, डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी रियल है, और fx बराबर दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब पूछ रहा है कि यह फंक्शन 1 और मेनी 1 में क्या है, इनटू और ऑन टू में क्या है। तो देखो बच्चों ध्यान दोगे, लेट x1 एंड x2 बी 2 रियल नंबर। x1 और x2 दो रियल नंबर है, तो f(x1) निकालेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x1, f(x2) निकालेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x2। इसमें करना कुछ नहीं होता है, fx ग्रेटेस्ट इंटीजर x है तो x के प्लेस पे x1 है, तो इधर भी x के प्लेस पर x1 लिख दिया गया। नाउ 1 या मेनी 1 प्रूफ करने के लिए तुम्हें बहुत पहले ही सिखाया गया था कि एक f(x1) निकालो, एक f(x2) निकालो, दोनों को बराबर करो। तो बराबर करो बच्चों, f(x1) बराबर f(x2) बराबर करोगे तो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x1 बराबर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x2। तो x1 मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू x2।
देखो 1 1 के लिए मस्ट बी इक्वल टू x1 बराबर x2 होना चाहिए। अगर f(x1) f(x2) के बराबर किए, मतलब f(x1) यहां पे था और f(x2) यहां पे था, यहां पे x1 x2 था, इससे रिलेशन था। इन दोनों को अगर हम बराबर किए तो इनको बराबर होना ही पड़ेगा, तभी ना एक तीर से जाएगा तो 1 1 होगा। तो अगर यहां पर यह दोनों बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, तो 2 से एक तीर निकल गया ना, क्योंकि इन दोनों को तो बराबर कर दिए हैं, तो वह मेनी 1 हो जाएगा। इस बात को जस्टिफाई करने के लिए बातों को थोड़ा और डिटेल समझो बाबू, क्यों बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है कि इंटीग्रल वैल्यू एक सर्टेन रेंज का वैल्यू एक ही आंसर देता है। जैसे कि मान लो 2 से लेके 3 तक कोई भी नंबर भरोगे तो 2 ही आंसर फेंकेगा। जैसे 2.3 का इंटीग्रल वैल्यू तुम निकालो तो तुम्हें 2 मिला, 2.6 का इंटीग्रल वैल्यू निकालो तो तुम्हें 2 मिला। तो 2.3 का इंटीग्रल वैल्यू और 2.6 का इंटीग्रल वैल्यू तो बराबर है, लेकिन 2.3 और 2.6 तो बराबर नहीं ना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2.3 और 2.4 2 से रिलेटेड हो गए फंक्शन में। यह कैसा फंक्शन हुआ बाबू? f इज नॉट 1 1। कोई भी एक रेंज देखोगे 4 से लेके 5 तक के जो भी नंबर होंगे वो सभी जाके 4 से मिलेंगे, तो यह मेनी 1 फंक्शन तो है। अब आते हैं बाबू रेंज पर। तो f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। देखो बच्चों ध्यान दो, f(x) बराबर क्या है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक ऐसा मशीन होता है जिसमें कुछ भी भरोगे तो इंटीजर फेंकेगा। 2.4 फेंको 2 फेंक दिया, 4.8 फेंको 4 फेंक दिया। इसका मतलब इसका रेंज होता है सिर्फ इंटीजर, ऑल इंटीजर्स। इसका रेंज क्या मिलता है हमें? ऑल इंटीजर्स। जबकि कोडोमेन क्या दिया हुआ है? आर। कोडोमेन क्या दिया हुआ है? आर। तो रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं आया, रेंज नहीं बराबर हुआ कोडोमेन के, इसलिए f इज नॉट ऑन टू के लिए रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए, जो हम पीछे बता चुके हैं बच्चों। अगर वीडियो समझ में नहीं आया होगा 1 1 और 1 2 के लिए, तो प्रीवियस वीडियो को जाके तुम लोग को देख लेना है। इसमें देखो f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? 1 1 हमको प्रूफ करना है। तो 1 1 के लिए यही बात हम लोग को देखते हैं, प्रूफ नहीं करना है, सॉरी प्रूफ नहीं करना है, बताना है कि 1 1 है या नहीं है। तो देखिए कि बहुत सारा नंबर एक ही नंबर से रिलेटेड हो जा रहा है, इसलिए 1 1 नहीं है। रेंज तो हमेशा इंटीजर फेंक रहा है, जबकि कोडोमेन आर के बराबर है, इसलिए ऑन टू भी नहीं है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में f(r)(2r) मतलब फिर से रियल वैल्यूड फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दिया हुआ है mod x, और हमें बताना है कि यह 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। शो करना है कि 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। तो जो 1 1 ऑन टू के लिए जो मेथड हमारा चलता है वही चलेगा विथ लैंग्वेज, हमें बोर्ड भी देना है। तो लेट x1 एंड x2 बी 2 रियल नंबर। माना कि x1 x2 दो रियल नंबर है, क्योंकि डोमेन मेरा रियल नंबर है, तो x जो होगा वो हमेशा रियल नंबर से ही लेना है। f(x1) बच्चों निकालेंगे तो x1 का मॉड, और f(x2) निकालेंगे तो x2 का मॉड। नाउ f(x1) और f(x2) को हम इक्वल कर देंगे। रूल यही है कि f(x1) निकालो, f(x2) निकालो, f(x1) और f(x2) को इक्वल कर लो, तो x1 का मॉड और x2 का मॉड बराबर हो जाएगा। मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस x2 आ जाएगा। क्योंकि दो नंबर का मॉड बराबर है तो दोनों का पॉजिटिव नंबर भी आपस में बराबर होगा, निगेटिव भी बराबर होगा। मतलब 5 का मॉड भी 5 होता है और -5 का मॉड भी 5 होता है। इसका मतलब है बाबू इट इज नॉट 1 1, क्योंकि दो नंबरों के साथ यह बराबर हो गया। मतलब अगर 2 जो है 2 का मोड लोगे तो भी 2 आएगा, और -2 का मोड लोगे तो भी 2 आएगा। मतलब दो नंबर 2 और -2 दोनों 2 के साथ ही रिलेटेड होगा, इसलिए यह फंक्शन 1 1 नहीं है। अब हम आगे देखते हैं बच्चों, f(x) बराबर mod x है,
अब हमें रेंज देखना है। रेंज का मतलब y के क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। तो तुम देख रहे हो कि मॉड का मतलब ही होता है, मॉडुलस फंक्शन का डिफिनीशन ही होता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बताए, मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू बताए। तो ऑल पॉजिटिव वैल्यू इंक्लूडिंग जीरो, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, सभी पॉजिटिव वैल्यूज, मतलब रेंज इसका होगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। जबकि कोडोमेन क्या दिया हुआ है बच्चों, R, तो रेंज भी कोडोमेन के बराबर नहीं आया, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं आया। तो F इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। अगर ग्राफ से अगर हम देखते हैं, या बोर्ड में तो यही आंसर इतना देना है तुम्हें, ग्राफ अगर देखते हैं तो y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ बहुत पहले से तुम लोग पढ़ चुके हो। मॉड एक्स का ग्राफ इस प्रकार होता है। इसमें तुम अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हो तो एक y का 2x मिल रहा है, एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में, एक निगेटिव में एक पॉजिटिव में 2x तुम्हें मिल रहा है। इसलिए निश्चित तौर पर यह जो है फंक्शन 1 1 नहीं है। और निगेटिव में तो कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है y का सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए यह ऑन टू भी नहीं है। तो मॉडुलस फंक्शन में तुम यह देख लिए कि फंक्शन जो है 1 1 ऑन टू हम लोग कैसे बनाते हैं। देखो बच्चों, एकदम बेसिक से समझना है। 1 1 फंक्शन कहते किसे हैं, तो 1 1 फंक्शन कहते हैं एकक का एकक से रिलेशन, माने एक इमेज का एक ही प्री इमेज होगा। और यहाँ पे तुम देख रहे हो दो जो है इमेज है, तो उसका प्री इमेज 2 और -2 2 आ गया। जैसे अगर 5 अगर हम इमेज लेंगे तो उसका प्री इमेज 5 और -5 2 आ गया, इसलिए 1 1 नहीं होगा। और रेंज में तुम देख रहे हो कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रेंज में मिल रहे हैं, जबकि कोडोमेन ऑल रियल वैल्यूज दिए हुए थे, इसलिए यह ऑन टू भी नहीं होगा। तो 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर से FR2R, fx बराबर दिया हुआ है 1 x पॉजिटिव के लिए, 0 x 0 के लिए और -1 x निगेटिव के लिए। यह जो फंक्शन है बच्चों, यह सिग्नम फंक्शन है, एक बार बता चुके हैं हम तुम लोग को। तो सिग्नम फंक्शन में बाबू ध्यान दोगे कि सिग्नम फंक्शन में होता क्या है, देखो ध्यान से। सिग्नम फंक्शन में तुम अगर बच्चों ध्यान दो क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को अगर ध्यान दोगे तो देखोगे कि हर एक पॉजिटिव के लिए वैल्यू 1 है, हर एक निगेटिव के लिए वैल्यू -1 है और 0 के लिए 0 है। माने x में कोई भी पॉजिटिव डालो 1 आंसर देगा, x में कोई भी निगेटिव वैल्यू डालो -1 देगा। मतलब अगर लेट x1 एंड x2 बी टू डिफरेंट पॉजिटिव नंबर, डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स, दो डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स अगर हैं तो fx1 का वैल्यू भी 1 आएगा, क्योंकि x पॉजिटिव अगर है, x1 अगर पॉजिटिव है तो उसका fx वैल्यू हमेशा 1 आएगा। fx2 जब निकालेंगे तो भी 1 आएगा। तो यहाँ fx1 और fx2 तो बराबर आएगा, दोनों का वैल्यू 1 है, जबकि x1 x2 तो स्टार्टिंग में ही डिफरेंट लिए थे। इसका मतलब x1 तो नहीं बराबर है x2 के, इसलिए f इज नॉट 1 1। मतलब देखो बाबू, अगर हम f3 का वैल्यू लेते हैं तो 1 आएगा, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू का fx क्या दे रहा है 1। f4 का वैल्यू लेते हैं तो भी 1। तो f3 और f4 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू 1 है, तो f3 f4 के बराबर है, जबकि 3 तो 4 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यह जो है 1 1 नहीं है। अब हम रेंज के बारे में बात करते हैं। रेंज का मतलब होता है कि fx का क्या क्या वैल्यू हमें मिल सकता है, y का वैल्यू को ही हम रेंज कहते हैं। तो रेंज देख रहे हो, या तो तुम्हें 1 मिलेगा, या तो तुम्हें 0 मिलेगा, या तो तुम्हें -1 मिलेगा। मतलब रेंज मात्र 3 वैल्यू मिलेंगे, 1 0 -1। जबकि कोडोमेन क्या दिया हुआ है बच्चों, R, इसलिए f इज नॉट ऑन टू। अगर ध्यान दो बच्चों, तो यह जो है इसका ग्राफ अगर हम देखें तो ग्राफ इसका इस प्रकार होगा सिग्नम फंक्शन का, कि x पॉजिटिव के लिए ग्राफ है fx बराबर 1, माने पॉजिटिव के लिए हमेशा y बराबर 1 वैल्यू दे रहा है, और इधर x निगेटिव है और x निगेटिव के लिए हमेशा वैल्यू है -1, और 0 के लिए तो 0 वैल्यू है। तो यह तुम्हारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हुआ।
तो तुम जैसा कि देख रहे होगे बच्चों, जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाएं, मॉडुलस फंक्शन बताएं या सिग्नम फंक्शन बताएं, तो उसके ग्राफ्स के भी नॉलेज तुम्हें दिए हैं। टीचर जो होता है वह किताब का सॉल्यूशन नहीं होता है, उसे तुमको सब बात बताना है। तो हम तुमको सब बात बताएंगे। थोड़ा स्लो अभी लग रहा होगा क्लास, लेकिन तुमको धीरे 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 करके सभी चीजों को समझना है, दूसरे विषयों को भी पढ़ना है। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, तुम अपने आप को प्रिपेयर करो बड़े लीग के तैयारी के लिए। धीरे धीरे अपने आप को प्रिपेयर करो बच्चों। तो अभी तक के आज की क्लास में हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग सब कुछ समझ गए होगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्वेश्चन कैसे बनाए, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, सबका ग्राफ कैसे होता है, सबको 1 1 on 2 हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के सॉल्यूशन को लेकर आएंगे।